गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम आराध्य श्रीवास्तव है। मैं बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगागंज रायवली में बायोलॉजी में प्रवक्ता हूं और आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, आनुवांशिकता और जैव विकास। ठीक है, नेक्स्ट करिए। तो सबसे पहले आनुवांशिकता में आप आनुवांशिकता की खोज जिसने की थी ग्रेगर जॉन मेंडल, उनका हम परिचय आपको बता दें कि ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे, कैसे थे, कैसा चीज़ है, उनके बारे में इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1884 में हुई थी। ये एक चर्च में पादरी का काम करते थे। पादरी जैसे चर्च में, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, वैसे ही चर्च में पादरी होते हैं। ठीक है, तो एक चर्च में पादरी का काम करते थे और इनको गार्डनिंग का बहुत शौक था। ये आए दिन नए नए एक्सपेरिमेंट किया करते थे और उसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने आनुवांशिकता की खोज की थी। और इन्होंने इसी रिसर्च करते करते बहुत खोज की। इन्होंने मटर के पौधे पे रिसर्च की, खोज की और उसके बाद इन्होंने उस खोज का निष्कर्ष 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में अपना लेख छपवाया। ठीक, मगर उसी समय डार्विन ने जीवन संघर्ष, प्राकृतिक चयन द्वारा नई जाति की उत्पत्ति की खोज की थी, तो सारा दिमाग सब लोग का वहीं पर लगा था। मेंडल की तरफ किसी की नज़र नहीं पड़ी और मेंडल उसके बाद 1884 में मर गए और उनके मरने के 16 साल बाद, यानी कि जब इन्होंने 1866 में दिया था खोज, उसके बाद उसके लगभग 34 साल बाद सन 1900 में 3 वैज्ञानिक जिन्होंने इनका लेख पढ़ा था, जो उन्होंने सोसाइटी ऑफ ब्रून में लिखा था, उस लेख के आधार पर ये आए और इन्होंने इसकी पुनः खोज की। कौन कौन से वो 3 वैज्ञानिक? ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिक शर्मेक। ये 3 वैज्ञानिक आए और इनकी आनुवांशिकता की खोज को पुनः खोज किया और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट करिए। हाँ, तो आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे ही जेनेटिक्स या आनुवांशिकी कहते हैं। और इनकी आधुनिक आनुवांशिकी की नींव जो रखी थी ये मेंडल ने रखी थी, इसीलिए आनुवांशिकता का जनक या पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। नेक्स्ट करिए। हाँ, तो आनुवांशिकी की परिभाषा, जो बेसिक्स परिभाषा जो है कि लिखी हुई अंडरलाइन करके, कि पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के लक्षणों का उनकी संतानों में संचित होना, ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिक लक्षण कहलाता है। और ऐसे लक्षणों का ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवांशिकता, हेरिडिटी कहलाता है। क्लियर? माता पिता के लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में जाना ही आनुवांशिकता कहलाता है। ये जो लक्षण जो ट्रांसफर होते हैं, इन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट करिए। अब मटर के पौधे का चुनाव, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को ही क्यों चुना? मटर के पौधे चुनने का बहुत सरल सा तरीका था कि मटर आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, इस द्विलिंगी होती है, इनका जीवन काल कम समय का रहता है और ये सबसे बेसिक चीज़ थी कि आसानी से अवेलेबिलिटी इनकी रहती थी। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। इसमें इन्होंने क्या बताया कि 2 लक्षण लिए, एक प्रभावी और अप्रभावी। ठीक है, तो प्रभावी लक्षण को इन्होंने कैपिटल लेटर से डिनोट किया और इस अप्रभावी लक्षण को इन्होंने स्मॉल लेटर से डिनोट किया। नेक्स्ट करिए। अब पाइसम सटाइवम यानी मटर के इन्होंने 7 लक्षण लिए, जिसमें से फली का रंग प्रभावी लक्षण हरा, अप्रभावी लक्षण पीला, फिर फली की आकृति फूली हुई और अप्रभावी लक्षण सिकुड़ी हुई। बीज का रंग क्या लिया? प्रभावी लक्षण में लिया पीला और अप्रभावी लक्षण में लिया हरा। बीज की आकृति गोल, ये प्रभावी लक्षण था, और झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण था। पुष्प का रंग बैंगनी और अप्रभावी लक्षण क्या था? श्वेत। श्वेत मतलब सफेद। उसके बाद पुष्प की स्थिति अच्छी अक्ष पे स्थित है और अप्रभावी लक्षण था अग्रस मतलब आगे की ओर है। और पादप की लंबाई प्रभावी लक्षण में लंबापन, ये प्रभावी लक्षण था, और अप्रभावी ये बौना, ये अप्रभावी लक्षण क्या था? बौनापन था। नेक्स्ट करिए। आप देखिए इसमें 2-3 टर्म्स हैं, उन टर्म्स को अच्छे समझ लीजिए कि मेंडल ने 2-3 टर्म्स बताए थे, उसका समझना इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले है समयुग्मजीव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है? जिसमें सेम फैक्टर होते हैं, सेम कारक होते हैं, जो 2 कारक होते हैं दोनों सेम होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। और एक डिफरेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। सेम के लिए क्या यूज करते हैं? कैपिटल टी, और हेट्रोजाइगस के लिए क्या होता है? कैपिटल टी होता है और एक स्मॉल टी होता है, इसको क्या बोलते हैं? विषम युग्मजीव। क्लियर? नेक्स्ट करिए। अब देखिए, अभी आपने जाना समयुग्मजीव मतलब जो दोनों कारक समान होंगे, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो वो दोनों क्या होंगे? होमोजाइगस होंगे। और अगर डिफरेंट होगा तो उसे बोलेंगे हेट्रोजाइगस। अब उसके बाद
एक टर्म आता है फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, देखिए फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस से, बाहर से ही देख के हम पता लगा लें कि वो, जैसे हम देखते हैं एग्जांपल कि आप दूर से देखिए कि कोई लड़का लंबा है, कोई बौना है, कोई काला है, कोई गोरा है, ये हम फिजिकल बाहर देख के बता सकते हैं। उसके जीन की आवश्यकता तो है नहीं हमको, तो उसको जो बाहर से देख के किसी लक्षण का बाहरी स्वरूप जो हमें दिखाई देता है उसे ही फिनोटाइप कहते हैं। जैसे लंबापन, बौनापन, गोरापन, लाल है, काला है, ये सब चीजें फिजिकली अपीयरेंस हम देख के बता सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। और जीनोटाइप क्या होता है कि जब व्यक्ति जीव के अनुवांशिक संगठन को, जीन के टाइप को देख के जीन को आधार पर किसी को बताना क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। जैसे कैपिटल डी स्मॉल टी और स्मॉल टी। क्लियर, नेक्स्ट करिए। अब देखिए इसमें एक और टर्म आता है मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। तो हिंदी में बोलते हैं एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण। तो इसमें सबसे पहले एक संकर संकरण बहुत सरल है, एकदम ध्यान समझिए। एक संकर संकरण क्या होता है, जब हम परस्पर एक विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, जब हम एक अपोजिट कैरेक्टर लेते हैं, जैसे लंबापन लिया और बौनापन लिया, ये एक अपोजिट कैरेक्टर है, ये किसका, इसको क्या कहेंगे, एक संकर संकरण। ठीक, तो मेंडल का जो पहला और दूसरा नियम है ये इसी पे आधारित है, एक संकर संकरण पे, क्योंकि इसमें उन्होंने एक विरोधी लक्षण लिया था। ठीक, उसके बाद आता है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण क्या होता है, जब हम परस्पर दो विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, द्विसंकर संकरण। क्लियर, तो जो मेंडल का तीसरा नियम है उसमें दो विरोधी लक्षण लिए गए थे क्रॉस में, तो इसीलिए वो किस पे आधारित है, द्विसंकर संकरण पे आधारित है। अब तीसरा क्या है, बहुसंकर संकरण। इसमें इसकी परिभाषा क्या होगी, जब हम परस्पर दो से अधिक, अभी तक क्या लेते, एक लक्षण परस्पर विरोधी लिया, फिर दो परस्पर विरोधी लक्षण लिए, और तीसरा क्या है, दो से अधिक जब विरोधी लक्षण लेते हैं और उनका क्रॉस कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बहुसंकर संकरण। नेक्स्ट करिए। हाँ, अब देखिए मेंडल के नियम, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, मेंडल का नियम क्या है। मेंडल के नियम देखिए, इन्होंने मेंडल ने एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण पर आधारित 3 नियम दिए थे। पहले 2 नियम एक संकर संकरण पर आधारित थे और तीसरा नियम किस पे आधारित था, द्विसंकर संकरण पे आधारित था। तो पहला नियम मेंडल का जो है उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम क्या है, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंग्लिश में बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये क्यों कहते हैं, ये भी हम आपको जब पढ़ाएंगे उसको बताएंगे। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 नियम बताए मेंडल ने। अब पहला नियम आपको बताएंगे, प्रभाविता का नियम। नेक्स्ट करिए। हाँ, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस देखिए, इसमें क्या बताया मेंडल ने, जब एक संकर संकरण वाला था कि जब परस्पर एक विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी F1 में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं और अप्रभावी लक्षण छिप जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मेंडल का प्रभाविता का नियम या मेंडल का पहला नियम, इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर, अब इसका नेक्स्ट करिए, इसका फिगर आपको देखिए, फिगर समझिए इसमें। हाँ, ये देखिए यहाँ पर हमने शुद्ध लंबा लिया और उसका विरोधी क्या लिया, शुद्ध बौना पौधा लिया, एकदम एग्जैक्ट एक विरोधी लक्षण लिया ना, एक विरोधी क्या है, एक लंबा लिया और उसका विरोधी क्या है, बौना है। तो परस्पर एक विरोधी लक्षण वाले पौधों भी संकलन कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी F1 में यहाँ पर प्रभावी लक्षण प्रकट होगा और अप्रभावी लक्षण छिप जाएगा। ठीक है, अब जब क्रॉस कराया तो कैपिटल डी उधर है, उधर स्मॉल टी जब क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल डी और स्मॉल टी मिलेगा, और देखिए सब में वही मिलेगा। तो चाहे इसको 4 बार लिखें चाहे 1 बार लिखें, कई बुकों में आप देखेंगे 4 बार लिखा है, कई बुकों में 1 बार लिखा है। आप सीधा सीधा वही क्रॉस कर देंगे तो आपका आंसर समझ में आ जाएगा, एक बार कैपिटल डी एक बार स्मॉल टी, सब में वही मिल रहा है। और ये दोनों, ये कैपिटल डी स्मॉल टी क्रॉस है, हाइड्रोजाइगस है, ना ये शुद्ध लंबा है ना ये शुद्ध बौना, ये हाइब्रिड है। इसको क्या बोलेंगे, संकर लंबा। क्यों, इसमें यही बताया गया मेंडल के पहले नियम में, प्रभाविता नियम यही बताया गया। जब हाँ, तो प्रभाविता का नियम एक बार आपको फिर से बता दें, एक बार ध्यान से फिर से समझिए। जब परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों की संकलन कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी F1 में प्रभावी लक्षण प्रकट होता है और अप्रभावी लक्षण छिप जाता है। जैसे कि कैपिटल डी ये शुद्ध लंबा है और उसका जस्ट शुद्ध विरोधी क्या है, शुद्ध बौना। तो जब इनके बीच में क्रॉस कराया तो कैपिटल डी और स्मॉल डी क्रॉस होके सब में देख रहे हैं कैपिटल डी स्मॉल डी मिल रहा है। ठीक है, जब कैपिटल डी स्मॉल डी मिल रहा है तो इसमें क्या आ रहा है, लंबेपन के लक्षण दिख रहा है और बौनेपन का लक्षण क्या हो रहा है, इसमें छिप गया है। ठीक है, इसे ही प्रभाविता के नियम कहते हैं कि प्रभावी लक्षण प्रकट हो रहा है और अप्रभावी लक्षण छिप रहा है। इसी को ही मेंडल का प्रभाविता का नियम या पहला नियम कहते हैं। क्लियर, अब नेक्स्ट, अब देखिए दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण नियम। इसको देखिए, मेंडल का जो पहला नियम वैसे का शुरुआत वैसे की वैसी है, उसके बाद F2 पीढ़ी में चेंजेस आता है। इसको, इसकी परिभाषा क्या है, जब परस्पर एक विरोधी लक्षण वाले पौधे भी संकलन कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी F1 में प्रभावी लक्षण प्रकट होता है और अप्रभावी लक्षण छिप जाता है। ठीक, तत्पश्चात स्वपरागण के बाद उनका पृथक्करण हो जाता है, इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट करिए, फिगर में देखिए, इसको आपको क्लियर समझा देते हैं।
अब देखिए इसमें क्या किया, सेम वैसे ही सारा फैला लिया, क्रॉस होने के बाद यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया था कि कैपिटल डी स्मॉल डी लिया, क्रॉस किया तो ये हमको मिल गया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका स्वपरागण हो रहा है, कैपिटल डी स्मॉल डी का क्रॉस उसी से हो रहा है, और उसके बाद देख रहे हैं हमको क्या मिल रहा है, नीचे देखिए कैपिटल डी मिल रहा है, उसके बाद कैपिटल डी और स्मॉल डी दो मिल रहे हैं, और ये स्मॉल डी मिल रहा है। ठीक, तो इसको युग्मकों की शुद्धता नियम इसीलिए कहते हैं कि जब यहाँ पर स्मॉल डी कैपिटल डी के साथ था तो ऐसा नहीं कि इसके लक्षण विलुप्त हो गए। ठीक है, ये इसके लक्षण वैसे के वैसे हैं, जैसे बौनेपन के लक्षण थे वैसे उसको सेकेंड जनरेशन में फिर से उभर के आ गए, तो इसीलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं कि बौनेपन के लक्षण लंबेपन के साथ रह के समाप्त नहीं हुए, वो दूसरी पीढ़ी F2 पीढ़ी में उभर के फिर आ जाते हैं, इसी को पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। नेक्स्ट करिए, अब देखिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये तीसरा नियम है, और ये मेंडल के द्विसंकर संकरण पे आधारित वाला नियम है जो हमने बताया था आपको। इसमें क्या कहते हैं, जब परस्पर दो विरोधी लक्षण वाले पौधों की संकरण कराते हैं तो उनका स्वतंत्र रूप से क्या होता है, F2 पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से बंटवारा हो जाता है। अपव्यूहन मतलब क्या होता है, बंटवारा हो जाना। फिगर से इसको आपको क्लियर समझा देते हैं। नेक्स्ट करिए, ये देखिए इसमें क्या किया, जब हमने दो परस्पर विरोधी लक्षण लिए, एक लिया गोल RR और पीला येलो कैपिटल, ये कैपिटल लेटर हमने बताया था ना, कैपिटल मतलब प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है, ये सारे स्मॉल लेटर्स हमने लिए, इनके बीच में क्रॉस कराया तो क्या मिला हमको, RRYY, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, ये F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट दूसरी पीढ़ी में देखिए क्या होता है, दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, जब उनका उससे क्रॉस कराया, जो हम लोग को प्राप्त हुए थे RR कैपिटल R स्मॉल और कैपिटल Y स्मॉल, जब क्रॉस कराया तो RY मिला, फिर कैपिटल R स्मॉल y, फिर स्मॉल r कैपिटल Y, और लास्ट में स्मॉल मिले। ठीक, तो ये चार हमने इधर लिख दिए और वही चार उधर लिख दिए, फिर इनका क्रॉस कराया, जब कैपिटल R का इससे क्रॉस कराया तो हमको कैपिटल RR कैपिटल YY यानी गोल पीले मिल गए शुद्ध। उसके बाद कैपिटल R कराया तो जो जैसे उसका क्रॉस से कराएंगे जो है वहां चुपचाप लिख देना, आपको एकदम सरल सा है। ठीक, तो कैपिटल R कराया तो कैपिटल RR मिला, और कैपिटल Y और स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y। क्लियर, अब उसके बाद तीसरे से कराते हैं तो कैपिटल R स्मॉल r मिला, फिर कैपिटल Y और कैपिटल Y मिला। थर्ड क्या कराया, कैपिटल R और स्मॉल r से क्रॉस कराया तो कैपिटल R स्मॉल r, और उधर कैपिटल Y था कैपिटल Y लिख दिया, इधर स्मॉल y। क्लियर, उसका थर्ड में देखिए R कैपिटल R लिखा, कैपिटल R दोनों कैपिटल R हो गए, ये स्मॉल और ये कैपिटल, तो ये कैपिटल और एक स्मॉल हो गया। फिर इसके बाद कैपिटल R और कैपिटल R दोनों कैपिटल R हो गए, इधर स्मॉल है इधर स्मॉल, दोनों स्मॉल y हो गए। उसके बाद एक कैपिटल है एक स्मॉल है, एक कैपिटल एक स्मॉल हो गया, एक स्मॉल और एक कैपिटल y और एक स्मॉल y। क्लियर, उसके बाद एक कैपिटल R उधर वाला और ये स्मॉल, तो कैपिटल R स्मॉल और दोनों स्मॉल y है, दोनों y लिख दिए। नेक्स्ट वाले में स्मॉल और कैपिटल R सेम ऐसे ही कर लिया, इसका इससे क्रॉस कराया तो ये मिला, इसका इससे कराएंगे तो दोनों स्मॉल दोनों कैपिटल, और इससे कराएंगे दोनों स्मॉल और एक कैपिटल और एक स्मॉल। लास्ट लाइन में देखिए दोनों स्मॉल है, इधर कैपिटल दोनों है, दोनों एक स्मॉल एक कैपिटल, एक स्मॉल एक कैपिटल। इस वाले में क्या होगा, दोनों स्मॉल है इधर तो एक कैपिटल और एक स्मॉल आ जाएगा और दोनों स्मॉल हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, एक दोनों स्मॉल आ गए, एक कैपिटल आ गया और एक स्मॉल हो गया, और लास्ट में ये इकलौता ऐसा है जिसमें दोनों स्मॉल r भी हैं और दोनों स्मॉल y भी हैं। तो इनका जो फिनोटाइप रेशियो होता है वो होता है 9:3:3:1, यानी कि इसमें 9 जो हैं वो गोल और पीले हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये साफ कलर से दिख रहा होगा आपको। गोल और पीले कितने हैं, 9 है, और 3 क्या है, गोल व हरे। अब देखिए 3 गोल हरे, 1 2 और 3 आपको गोल दिख रहे हैं और 3 हरे दिख रहे हैं। ठीक, ये 3 हो गए, और उसके बाद 3 क्या दिखा रहे हैं, झुर्रीदार और पीले। झुर्रीदार होंगे और कलर कैसा होगा, पीला होगा, यानी 1 2 और 3। ठीक, ये हो गया। अब लास्ट वाला झुर्रीदार हरा इकलौता कौन सा है, ये वाला। क्लियर, इसमें देखिए सब दोनों स्मॉल है, स्मॉल हरा और स्मॉल वाई। तो लास्ट में इकलौता हमको क्या मिल रहा है, झुर्रीदार व हरा। ठीक, क्लियर हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नेक्स्ट करिए। अब देखिए इसी आधार पे मेंडल के इसी आनुवंशिकता के आधार पे मनुष्य में भी लिंग निर्धारण को क्लियर करके बताया गया है। अभी तक ये भ्रांति फैली हुई थी, जब लोग पढ़े लिखे कम थे, जिनको जानकारी नहीं थी, जेनेटिक्स की जानकारी नहीं थी, लोग हमेशा जब लड़की पैदा होती थी तो हमेशा लड़कों को ब्लेम करते थे। ये लड़के हमेशा ब्लेम करते थे लड़कियों को कि लड़का पैदा नहीं हो रहा है तो इसमें लड़की की फॉल्ट, लड़की की गलती है। कई लोग दूसरी तीसरी चौथी शादी कर लेते थे क्योंकि उनसे लड़की पैदा हो रही थी, उसको लगता था कि इस लड़की में इस औरत में कमियां हैं, तो दूसरी शादी कर लेते हैं, तीसरी शादी कर लेते हैं। मगर जैसे जैसे हम लोग शिक्षित होते गए, जैसे जैसे भारत में शिक्षित लोग बढ़ते गए, हम आप पढ़ते गए, अपने बच्चों को चीजें बताते गए, जो ये लोग जान गए, इससे ये क्लियर हुआ
कि लड़का पैदा होना लड़के पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि लड़के के पास ही वाई क्रोमोसोम होता है, लड़कियों में एक्सएक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये जैसे जैसे हम लोग को जानकारी होती गई ये सारी चीजें बंद होती चली गई। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि हमारे ह्यूमन में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं लड़कों में भी और लड़कियों में भी। लड़कों में क्या होते हैं 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और लड़कियों में होते हैं 22 प्लस एक्स, और लड़कों में होते हैं 22 प्लस वाई। टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करिए, तो आपको फिगर के माध्यम से और अच्छे समझा दें। ये देखिए, मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX, तो टोटल पेयर होते हैं 23 जोड़े। ठीक है, 22 जोड़े नर और मादा यानी मेल और फीमेल दोनों में 22 जो पेयर होते हैं वो डिट्टो सेम होते हैं। वो क्या होते हैं, वो XX होते हैं, ये 22 XX होते हैं जिनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, समजात गुणसूत्र बोलते हैं। और 23वां जोड़ा इसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम। वो इसको लिंग क्रोमोसोम क्यों कहते हैं या सेक्स क्रोमोसोम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेक्स डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। अगर XY है 23वां जोड़ा तो ये लड़का होगा, और XX है तो ये क्या होगा, लड़की होगा। तो आप देख रहे हैं कि लड़कियों में 22 जोड़े भी XX होते हैं और 23वां भी XX होता है, इनमें कोई चेंज नहीं होता। Y किसमें होता है, लड़कों में होता है, और लड़के के लिए क्या चाहिए, Y होना चाहिए, और Y किसके ऊपर है, मेल के पास है। तो यही डिसाइडर होते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि Y जिसके पास जाएगा वो लड़का होगा। तो इसलिए इस चीज की वजह से सबको पता चल गया, ये पढ़ लिख के लोग जान गए कि लड़का पैदा होना किसकी जिम्मेदारी है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, Y के ऊपर निर्भर करता है, और Y किसके पास होता है, लड़कों के पास होता है। लड़कियों का इसमें कोई सीन नहीं है इसमें, क्योंकि उनके 22 क्रोमोसोम भी XX होते हैं और 23वां पेयर भी XX होता है, तो उनमें कोई चेंज नहीं होता है। लड़कों में ही चेंज आता है Y, और Y जिसके पास होगा वही जिम्मेदार होता है। तो देखिए, जब नर का X और फीमेल X से क्रॉस होता है XX यानी फीमेल यानी पुत्री पैदा होती है, और जब Y X से क्रॉस होता है तो मेल यानी लड़का पैदा होता है। क्लियर, नेक्स्ट और बताइए, देखो और फिगर आपको दिखा दें। ये देखिए 44 प्लस XI यानी 44 दो कितने हो गए 46, 44 दो 46। तो ये XX पे लड़की का है और XY किसका है, बॉयज का यानी लड़के का है। जब इनके बीच में क्रॉस होता है तो 22x इसके इधर हो गए, 22x इधर हो गए। जब ये x से क्रॉस करेंगे तो पुत्री पैदा होगी, और 22x प्लस जब y से क्रॉस होंगे तो पुत्र पैदा होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसलिए y जिम्मेदार होता है लड़का होने का। क्लियर, नेक्स्ट करिए। अब देखिए, एक नया टॉपिक इसके बाद आता है, मानसिकता के बाद आता है जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसमें आपको बताया गया कि जीवों का विकास कैसे हुआ है। ठीक, जैसे आप फिगर देख रहे हैं कि निम्न श्रेणी से मनुष्य का निर्माण, कुछ यानी हम लोग क्या है, उच्च श्रेणी के जीव हैं। तो निम्न से जलीय जीवों से उच्च श्रेणी के जीवों के विकास को ही जैव विकास कहते हैं। इसकी एक जनरल परिभाषा लिखी है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति और उनके पूर्वजों का इतिहास, उनमें समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे जैव विकास या उद्विकास या इवोल्यूशन कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा जो बुक में आपने पढ़ी होगी, सरल संरचना वाले जीवों से जटिल संरचना वाले जीवों के क्रमिक विकास को ही जैव विकास कहते हैं। यानी कि सरल संरचना वाले जीव जो जल में रहते थे, एक कोश की जीव थे, एक कोश की से धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते बहुकोश की जीव बने, यानी एक कोश की जीवों से जटिल संरचना वाले जीवों, यानी सरल संरचना वालों से जटिल संरचना वाले जीवों के विकास को ही क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। नेक्स्ट करिए। अब जैव विकास में कई प्रमाण दिए गए कि प्रूव करने के लिए कि जीवों के विकास कैसे हुए। तो इसमें फेमस प्रमाण हम आपको दिखा रहे हैं, वर्गीकरण से प्रमाण। तो वर्गीकरण जब क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं, सबसे पहले एक कोश की निम्न जीवों का पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे करके उच्च कोश की वाले आते हैं। इससे पहले आता है प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, फिर इस तरह से बढ़ते हैं, तो लास्ट में आता है कॉर्डेटा। ठीक, तो वर्गीकरण से भी हमें प्रमाण पढ़ते हैं कि निम्न जीवों से उच्च श्रेणी के जीवों का विकास हुआ है। फिर तुलनात्मक संरचना से प्रमाण मिलते हैं। तुलनात्मक अभी हम आपको पढ़ाएंगे, समजात समृद्धि, उससे भी प्रमाण मिला कि कहते हैं पहले कैसे थे और उनसे अब की तुलना कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि हम लोग का विकास पहले के जीवों से ही हुआ है। अवशेषीय अंगों से प्रमाण, ये प्रूफ करता है जो अंग हमारे शरीर में क्या है, अवशेष मात्र हैं, पहले इनका उपयोग था। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। संयोजकता जंतुओं से प्रमाण। संयोजकता मतलब क्या होता है, वे जंतु जिनमें दो लोगों के लक्षण पाए जाते हैं, यानी अपने पूर्वज पहले वालों के और बाद वालों के, इसीलिए उनको संयोजक जंतु बोलते हैं। उसके बाद पूर्वजता से प्रमाण, जैसे कभी कभी कुछ जीवों में अपने पूर्वजों के लक्षण बैक हो जाते हैं, उससे भी प्रमाण मिलते हैं जैव विकास के। तुलनात्मक प्रवृत्ति से प्रमाण, जब कभी भी आप किसी का भ्रूण देखेंगे, किसी भ्रूण का कंपेयर करेंगे, तो ज्यादातर लोगों के भ्रूण क्या होते हैं, शुरुआत की 3 स्टेज में सबका, चाहे मनुष्य का, चाहे सुअर का हो, चाहे कुत्ते का हो, चाहे बिल्ली का, शुरुआत के 3 स्टेप भ्रूण एकदम सेम होते हैं। आप उनके भ्रूण देख के नहीं पहचान सकते कि ये बच्चा आगे चल के किसका बनेगा। तो इससे प्रमाण मिलता है जैव विकास में। भौगोलिक वितरण से प्रमाण मिलता है। तुलनात्मक कार्यकी और जीव रासायनिक से प्रमाण मिलता है।
अनुवांशिकी जेनेटिक से प्रमाण मिलते हैं, पशुपालन से प्रमाण मिलते हैं, रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण मिलते हैं, और फॉसिल्स यानी जीवाश्म से प्रमाण मिलते हैं। कई तरह के जीवाश्म लगातार खोजे गए, जैसे क्रोमैग्नन है, निएंडरथैल है, तो इससे भी प्रमाण मिलता है कि जीवों का विकास एक क्रम से हुआ है। नेक्स्ट करिए। अब देखिए इसमें जो तुलनात्मक बताया था उसमें देखिए समझाते, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसको इंग्लिश में होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। अब इसकी परिभाषा बहुत सरल है, वे अंग जिनकी मूल संरचना उत्पत्ति समान होती है परंतु कार्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उन अंगों को क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं, और अंगों के इस गुण को समजाता होमोलॉजी कहते हैं। ठीक, उदाहरण जैसे मनुष्य के हाथ, घोड़े की अगली टांगे, चमगादड़ के पर, व्हेल के फ्लिपर, ये सब इसके एग्जाम्पल है। फिगर से आपको और समझ में आएगा। ये देखिए मनुष्य का हाथ है, घोड़े या बिल्ली का हाथ है, और व्हेल का फ्लिपर है, और चमगादड़ का पंख है। ठीक है, अब इसमें देखिए सब में सबकी मूल संरचना उत्पत्ति सबकी समान है, सब में वही हड्डी पाई जा रही है जो हम लोगों में पाई जाती है, वही देखिए सबके हाथ में हड्डी है। ये मनुष्य का हाथ है, ह्यूमरस हड्डी यहाँ भी पाई जाती है, घोड़े या बिल्ली में भी यही पाई जाती है, व्हेल में भी यही पाई जाती है, और चमगादड़ में भी वही हड्डी पाई जाती है। तो मूल संरचना उत्पत्ति सबकी सेम है, वही हड्डियां इनमें भी पाई जा रही, इनमें पाई जा रही, इनमें पाई जा रही, सबका मूल संरचना उत्पत्ति सेम है, मगर कार्य सबके भिन्न भिन्न। ठीक है, जैसे मनुष्य का हाथ हर तरह के काम करने में, बिल्ली का उछलने कूदने में, घोड़े का दौड़ने में, व्हेल का तैरने में, और चमगादड़ का क्या होता है, उड़ने में। तो सबके कार्य देख रहे हैं अलग अलग है, मगर सबकी मूल संरचना वही हड्डियां सब में पाई जा रही हैं। तो मूल संरचना उत्पत्ति समान और कार्य भिन्न भिन्न, इसको क्या बोलते हैं, समजात अंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट करिए। अब समवृत्ति अंग, अब समजात अंग के जस्ट अपोजिट है समवृत्ति अंग। उसको ध्यान से समझिए कि वे अंग जिनकी मूल संरचना उत्पत्ति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, और कार्य सबके समान होते हैं, तो ऐसे अंगों को समरूप या समवृत्ति अंग कहते हैं, और अंगों के इस गुण को समजाता या समरूपता कहते हैं। जैसे उदाहरण कि कीट का पंख ले लीजिए, पक्षी का पंख ले लीजिए, चमगादड़ पंख ले लीजिए, तीनों का काम क्या है, उड़ना, और इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उत्पत्ति क्या होती है, अलग अलग होती है। फिगर के माध्यम से इसको समझ लीजिए। ये देखिए ये चमगादड़ का पंख है, ये पक्षी का पंख है, और ये कीड़े का पंख है, कीट का पंख है। ये काइटिन का बना होता है, ये पंख के फदर का बने होते हैं, और ये त्वचा का बना होता है। तो तीनों का बेसिक्स स्ट्रक्चर, मूल संरचना उत्पत्ति क्या है, सबकी अलग अलग है, मगर फंक्शन सबके क्या है, सबका काम क्या है, उड़ना। क्लियर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, समवृत्ति अंग बोलते हैं। नेक्स्ट करिए। अब देखिए नेक्स्ट आया वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषीय अंग। अब से नाम से ही आपको पता चला है कि वे अंग जो हमारे शरीर में अवशेष मात्र रह गए, जिनका प्रेजेंट टाइम में कोई उपयोग नहीं, उनको क्या बोलते हैं, अवशेषीय अंग कहते हैं। ठीक, उदाहरण आप इसका है, जैसे हमारे शरीर में बालों का कोई उपयोग नहीं, आप देखिए बाल उड़ा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक अवशेष मात्र है। पहले ये जीवों में इसका उपयोग था, ये हमारे शरीर में अब अवशेष मात्र है कि आगे चल के हो सकता है समाप्ति हो जाए। इनका पहले क्या यूज था, ये टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करते थे। जैसे अभी आप भालू है, जितने भी जानवर उनमें देखते हैं, बालों की संख्या त्वचा में पाई जाती है, वो टेम्परेचर मेंटेन करने। अब हम लोग का इसका काम धीरे धीरे करके हम लोग कपड़े पहनने लगे हैं, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को डालने लगे हैं, इसलिए इसका काम ना के बराबर रह गया है। दूसरा क्या बताया कि क्रमिरूप परिशेषिका, ठीक, पुच्छ कशेरुका, कर्ण पल्लव की पेशियां। फिगर नेक्स्ट करिए, फिगर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देखिए निमेशक पटल, आंख के अंदर इधर अंदर साइड में, जहां से आप देखा हो कीचड़ जो कभी निकलता है, पानी निकलता है, तो वो उस जगह पे अर्धचंद्राकार लाल लाल संरचना पाई जाती है, इसको निमेशक पटल कहते हैं। इससे पहले क्या होता था, ये पहले के जीवों में इसका कार्य था। जो जीव पानी में रहते थे, जो जीव जल में रहते थे, उनमें ये प्रक्रिया होती थी। तो ये प्रोसेस पाया जाता था, जैसे भी मगरमच्छ पानी में जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है आंखों पे, उसी को निमेशक पटल बोलते हैं। अब हम लोग पानी में नहीं जाते, पानी में हम लोग से कोई मतलब नहीं है, इसलिए धीरे करके विलुप्त हो गई, अवशेष मात्र हमारी शरीर में पाई जाती है। ठीक, त्वचा पर बाल, जैसे हमने आपको बताया है त्वचा बाल बारे में। कर्ण पल्लव की पेशियां, कान में वो पेशियां पाई जाती हैं जिनका अब कोई यूज नहीं है। पहले हम लोग में ये प्रूव करते हैं कि हम लोग का विकास ऐसे जीवों से हुआ जिनके कान मूव करते थे। जैसे हाथी में भी आप देख रहे हैं, गाय भैंस सब में देख रहे हैं, कान उनके मूव करते हैं, तो वो पेशियों का कारण करते हैं। उस पेशी का नाम क्या है, कर्ण पल्लव की पेशियां, कान में जो पेशी पाई थी। अब उसका उपयोग हमारे शरीर में सारा काम हमारे हाथ कर लेते हैं, मक्खी मच्छर उड़ाने का, तो अब इसका कोई यूज नहीं, मगर अवशेष मात्र में ये पेशियां अभी भी हमारे कान में पाई जाती हैं। उसके बाद क्रमरूप परिशेषिका, ये अपेंडिक्स, जैसे आपने सुना होगा ये कि कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा गया है। तो अपेंडिक्स क्या है, ये पहले सेलुलोज का पाचन करती थी। ये शाकाहारी जीवों में पाई जाती है, जैसे गाय भैंस में भी पाई जाती है। तो ये क्या करते थे, घास फूस, इनका सेलुलोज का पाचन करती थी। अब हम लोग सर्वाहारी हो गए, हम लोग सब कुछ खा सकते हैं, शाकाहारी मांसाहारी हर तरह का हम लोग के अंदर डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग हो चुका है। तो ये एक मात्र अवशेष रूप में पाई जाती है, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक, और इसको ऑपरेशन करके आराम से लोग निकाल देते हैं। सुना होगा आपने कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा के आ रहा है।
और उसके बाद कॉकिक्स, ये वही पुच्छ कशेरुका जिससे पहले पूंछ निकलती थी। अभी भी देखे पूंछ वाले जानवर देखे होंगे, गाय भैंस बकरी सब आप देखे, सब में पूंछ पाई थी, हम लोगों में नहीं पाई जाती। मगर इसके अवशेष, ये कॉकिक्स सबसे हड्डी, रीढ़ की सबसे नीचे हड्डी जो पाई जाती है कॉकिक्स होती है, जहां से पहले पूंछ निकलती थी। अब पूंछ का काम क्या होता था? बैलेंस करने का, पैर हमारे सीधे खड़े हो रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं पूंछ की बैलेंस की। और दूसरा क्या है? मक्खी मच्छर हटाने के लिए, अब वो हमारे हाथ से कर लेते हैं, इसलिए हमारे शरीर में क्या है? अवशेष मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए ये सब क्या है? अवशेष हैं। मनुष्य में लगभग 100 अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करिए। अब देखिए जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास में 3 सिद्धांत मुख्य रूप से आए। सबसे पहला लैमार्कवाद, दूसरा आया डार्विनवाद और तीसरा आया उत्परिवर्तनवाद। जैसे नाम से पता है आपको, लैमार्कवाद लैमार्क ने दिया, डार्विनवाद डार्विन ने दिया, और उत्परिवर्तनवाद जो है ये ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं लैमार्कवाद के बारे में। लैमार्कवाद लैमार्क ने दिया था। लैमार्क का पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। इन्होंने सन 1809 में अपनी बुक फिलोसफिक जूलॉजिक, इनकी बुक का था, इसी में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, इसका नाम लैमार्कवाद था। इसका दूसरा नाम था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं, नेक्स्ट करिए। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट इन्होंने बताया था आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। इन्होंने बताया पहला पॉइंट कि सभी जीवों में साइज इंक्रीज करने की टेंडेंसी पाई जाती है अपार रूप से। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो कि छोटा बच्चा पैदा होता है, छोटा सा रहता है, और धीरे धीरे करके वो उसका वृद्धि होती जाती है। दूसरा पॉइंट क्या बताया? वातावरण का सीधा प्रभाव। इन्होंने बताया प्रत्येक जीवों में वातावरण जो भी परिवर्तन होता है, जैसे ठंडा आई तो हम लोग स्वेटर पहनने लगे, गर्मी आई तो टी शर्ट पहनने लगे, तो उस तरह से सभी जीवों में वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। तीसरा इन्होंने बताया अंगों का उपयोग और अनुपयोग। इन्होंने बताया कि जिस अंग का प्रयोग हम ज्यादा करेंगे वो अधिक विकसित होंगे, जिसका प्रयोग कम करेंगे वो क्या होंगे? धीरे धीरे करके विलुप्त होते चले जाएंगे। चौथा क्या बताया? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसमें क्या बताया इन्होंने? यही इनका मेन नियम था। इन्होंने बताया वातावरण के अनुसार जब वातावरण का सीधा जब प्रभाव पड़ता है तो अंगों के उपयोग अनुपयोग से क्या होते हैं? कुछ नए लक्षण आ जाते हैं। उससे क्या होता है? जो नए लक्षण हम अर्जित करते हैं वो हमारे संतानों में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया जिराफ का और सांप का। ठीक है, या सांप देखें पहचानते हैं सांप क्या है, और जिराफ को जानते हैं। ठीक, तो सांप पहले ऐसे थे, सांप पहले ऐसे थे, उनके भी पैर थे, मगर उनको क्या हुआ? रेंगने में आसानी होने लगी और उनके पैर धीरे धीरे करके अंग पैरों का उन्होंने क्या किया? प्रयोग कम किया और रेंगने की क्षमता का उन्होंने विकास ज्यादा किया। तो धीरे धीरे जिस अंग का प्रयोग उन्होंने ज्यादा किया, जैसे रेंगने की क्षमता का प्रयोग उन्होंने ज्यादा किया, तो रेंगने वाली चीज क्या हुई? इनके में ज्यादा उपयोगी हो गई, और पैर का उपयोग कम किया तो पैर धीरे धीरे करके क्या हुए? विलुप्त हो गए। अब आधुनिक सांप देख रहे हैं वैसे पाए थे, इनमें कोई पैर नहीं पाया था, क्योंकि इन्होंने रेंगने की क्षमता को क्या किया? ज्यादा अच्छे से एक्टिवेट कर लिया, और पैर का जो इनको झाड़ी में और बिल में घुसने में दिक्कत करते थे वो उस अंग का प्रयोग कम किया, और धीरे धीरे करके वो क्या हुआ? विलुप्त हो गया, और रेंगने वाली क्षमता का विकास उन्होंने ज्यादा कर लिया। इससे उन्होंने अंगों के उपयोग अनुपयोग वाले नियम को प्रूव किया लैमार्क ने। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया जिराफ का। इन्होंने जिराफ को बताया कि जिराफ पहले हिरण की तरह थे, और उसके बाद कुछ जिराफ जो है जब वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ा, घास खत्म हो गई, तो वो पेड़ों पे डिपेंडेंट हो गए। तो जो जिराफ थे वो क्या करने लगे? अगली टांगे और गर्दन उछल चल के पेड़ की पत्तियां खाने में उछलने लगे। तो उससे क्या हुआ? उनकी अगली टांगे और गर्दन का विकास हुआ, क्योंकि इस अंग का इन्होंने प्रयोग ज्यादा किया, तो ये क्या हुए? देखिए डेवलप होते चले गए। तो और ये लक्षण, ये अर्जित लक्षण अर्जित किया, और ये इनके बच्चों में ट्रांसफर हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशगत हो गया। ठीक है, तो इसका इन्होंने जो उदाहरण दिया, एक जिराफ का दिया और एक सांप का दिया। ठीक, मगर इसकी इन्होंने एक वैज्ञानिक है वीजमान, नेक्स्ट करिए। लैमार्कवाद की आलोचना वीजमान साइंटिस्ट थे, इन्होंने की। इन्होंने अपने प्रैक्टिकल से प्रूव कर दिया कि ये उपार्जित लक्षणों की वंशागति वाला नियम गलत। ठीक, इन्होंने जैसे आपने एक जनरल क्वेश्चन इसमें पूछा था, मेडिकल में पूछा था कि पहलवान का बच्चा पहलवान होगा कि नहीं होगा, तो अकॉर्डिंग टू लैमार्क के अनुसार क्या होना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण अर्जित किया था। और जैसे लोहार का बेटा लोहार, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, तो ये चीजें वीजमान ने गलत की। इन्होंने बताया कि जनन द्रव में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक वो लक्षण बच्चों में ट्रांसफर नहीं होता। इन्होंने प्रैक्टिकली क्या किया? इन्होंने चूहा लिया, चूहे की 20 से 22 पीढ़ी तक लगातार पूंछ काटते रहे। तो इन्होंने इनके बीच लैमार्क के अनुसार चूहे की जब पैदा होते ही पूंछ काट दी गई, तो उसके बाद वो पूंछ आनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये लक्षण अर्जित क्या हुआ था। तो बिना पूंछ का भाई उस अंग का प्रयोग नहीं किया, तो आगे चल के वो उनके जनरेशन में गायब हो जानी चाहिए। मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ, और उनके बाद 1 सेंटीमीटर 1 इंच भी पूंछ किसी भी चूहे की कम नहीं हुई, जैसे थी वैसे के वैसे चूहे लगातार पैदा होते रहे। और इसको इन्होंने एग्जाम्पल क्या ना लोहार वाला बताया कि जो लोहार अगर लगातार यूज कर रहा है तो उसी की मांसपेशियां मजबूत बनेगी, उसका बच्चा नहीं यूज कर रहा तो उसकी मांसपेशियां मजबूत नहीं बनेगी। तो इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, जनन द्रव की निरंतरता का सिद्धांत। तो जो कायिक परिवर्तन होते हैं वो चेंज होते ही होते हैं, प्लस इन्होंने बताया जो लक्षण जनन द्रव में
जो लक्षण जनन द्रव्य में चेंज होगा वही वंशागत होता है, बाकी लक्षण वंशागत नहीं होते। इसीलिए इनका उपाधि लक्षणों की वंशागति वाला नियम क्या हुआ, गलत सिद्ध हो गया। इसके बाद आए, नेक्स्ट करिए, इसके बाद आए डार्विन। तो डार्विन ने क्या किया, डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया। डार्विन एक ऐसे फेमस साइंटिस्ट थे जिनको पहले इकलौते ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको सरकार की तरफ से बीगल नामक सरकारी जहाज पे पूरे विश्व भ्रमण करने का मौका मिला, ठीक। और उसके बाद जब वहां से लौट के आए तो देखे कि यहाँ लैमार्क ने कुछ जैव विकास के बारे में दिया, तो इन्होंने उससे के बाद अपना सिद्धांत दिया जिसको डार्विनवाद कहा गया। इन्होंने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन द्वारा नई जाति उत्पत्ति किताब में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, इसका जीवन संघर्ष नाम से फेमस है। उस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि जैव विकास कैसे हुआ। नेक्स्ट करिए। तो डार्विनवाद के ये पॉइंट थे। पहला था इनमॉरस पावर ऑफ फर्टिलिटी, प्रजनन की तेज दर। मतलब इन्होंने बताया कि सभी जीवों में बच्चे पैदा करने की अपार क्षमता होती है। सबसे कम ये क्षमता हाथी में होती है। हाथी अपने जीवन काल में 5 से 6 बच्चे, सबसे कम जितने भी जीव दुनिया में, हाथी में सबसे कम जनन क्षमता रहती है कि वो अपने जीवन काल में 5 से 6 बच्चे ही उत्पन्न कर पाता है। मगर अगर वही 5-6 बच्चे भी अगर सर्वाइव कर ले जाए, 5 के 6 पूरे जीते रहे, उसके बाद 350 सालों में, कुछ और सालों में पूरी पृथ्वी हाथियों से ही भर जाएगी। सांप लाखों अंडे देता है, इसके लिए हजारों अंडे, लाखों अंडे देती है, तो उससे पूरी पृथ्वी ढक जाए, मगर ऐसा होता नहीं है। तो ये चीज इन्होंने पहले बताई कि सभी जीवों में अपार क्षमता होती है प्रजनन की। दूसरा क्या बताया, विभिन्नता। इन्होंने बताया सभी जीवों में एक दूसरे के प्रति विभिन्नता होती है, इवन जुड़वा बच्चों में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो यही इन्होंने बताया कि सभी जीवों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। तीसरा बताया इन्होंने स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, संघर्ष का लिए अस्तित्व, मतलब संघर्ष के लिए लड़ाई करना। तो ये जीवन संघर्ष होता है, ये 3 प्रकार का होता है, वातावरणीय, सेम जाति का और दूसरी जाति से। तो इसमें सबसे भयंकर कौन सा होता है, सबसे हानिकारक कौन सा होता है, जो सेम जाति में होता है। जैसे हम लोग की जात में है, क्योंकि उसमें सेम जाति की सबसे ज्यादा हानिकारक क्यों होता है, क्योंकि समान चीजें, हम लोग को सेम खाना चाहिए, सेम आवाज चाहिए और सेम हमको घर चाहिए, क्योंकि हम लोग की जरूरतें क्या है, सेम है। तो ये वाली संघर्ष क्या होगा, सबसे ज्यादा भयानक होगा। उसके बाद आता है विजातीय, जैसे हमारी जाति और दूसरी जाति होगा। उसके बाद आता है वातावरणीय, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, आंधी तूफान आना, ये सब क्या है, ये तीसरा वाला है, ठीक। अब उसके बाद आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इन्होंने बताया था, ये जो मेन डार्विन के अनुसार जो जीवन संघर्ष में सफलता प्राप्त करेगा वही वातावरण के साथ अनुकूल होके सबसे ऊपर रहेगा, सर्वोच्च जिएगा। कि जो फिट रहेगा वही सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं रहेगा वो क्या होगा, मर जाएगा, ठीक। इन्होंने फिर क्या किया, उसके बाद बताया कि जो उपयोगी लक्षण है जो वही क्या होंगे, वंशागत होंगे। इन्होंने भी जिराफ का एग्जाम्पल लिया। नेक्स्ट करिए। अब देखिए, इन्होंने जिराफ का एग्जांपल लिया, मगर लैमार्क और डार्विन में एक अंतर है कि इन्होंने डार्विन बताया कि जिराफ जो लंबे थे, जो पत्तियों तक पहुंच गए वो सरवाइव किए, और जो नहीं पहुंच पाए वो क्या हुए, मर गए। तो जो फिट था वो पत्तियों दिखा के जिंदा रहा, उन्हीं के बच्चे पैदा हुए और वही सरवाइव किए, और जो छोटे थे, जो नहीं पहुंच पाए, जो जीवन संघर्ष में हार गए, वो क्या हुए, मर गए। तो डार्विन का ये जीवन संघर्ष सिद्धांत, फिटर सर्वाइवल, सक्सेस हो गया। उसके बाद डार्विनवाद की आलोचना भी हुई। इन्होंने ये नहीं बता पाया कि अनुवांशिकता के बारे में नहीं बताया। इन्होंने ये नहीं बताया कि जिराफ की गर्दन इतनी लंबी अचानक से कैसे होगी, अगली टांगे और गर्दन इतनी लंबी अचानक से कैसे होगी, ये नहीं बताया, क्योंकि तब अनुवांशिकता की खोज नहीं हुई थी। उसके बाद इन्होंने ये नहीं बताया कि नई जातियों की उत्पत्ति में विभिन्नताएं उत्तरदायी थी, लेकिन इतनी छोटी छोटी विभिन्नताओं से नई जातियां उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट करिए। इसके बाद आया उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है। ये सबसे लास्ट टॉपिक इसका है। इसमें ये ह्यूगो डे व्रीज ने दिया था 1901 में, क्योंकि ये 1900 में क्या नाम है, मेंडल की खोज की थी। उसके बाद इन्होंने अपना दिया म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी की एक सरल सी डिफिनीशन है कि जीन में अचानक होने वाले परिवर्तन को ही म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। और ऐसे लक्षण जिनकी वजह से उत्परिवर्तन होता है उनको उत्परिवर्तक या म्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका उदाहरण इन्होंने बताया कि ये लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। ज्यादातर हानिकारक भी होते हैं, मगर जैसे जिराफ के लिए लाभदायक हो गए। तो इसका एग्जांपल इन्होंने दिया स्मेलोडॉन और आयरलैंड के 12 सिंगे। ये फिगर में हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये आयरलैंड के 12 सिंगे हैं। इनमें सिंगों का विकास बहुत ज्यादा हो गया, जिससे क्या हुआ, ये शिकार कहीं पेड़ फंस गए, कहीं शिकारी दौड़ा रहा तो गिर गए, तो उनको पकड़ लिया गया, या शिकार इसी की वजह से इनका शिकार होने लगा। और ये स्मेलियोडॉन, इसमें कैनाइन दांत देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बाहर निकला है। तो ये क्या हुआ, शिकार करने में दिक्कत करने लगे।
क्योंकि ये कहीं कभी ये हो कि कोई शिकार कर रहे हैं, टूट गए, तब ये बीमार हो गए, खा पी नहीं पा रहे हैं, दिक्कत हो गई, तो इन दोनों में परिवर्तन की वजह से नुकसान हुआ और कहा जाता है कि शायद इसी वजह से इन लोग की जाति क्या हुई, विलुप्त हो गई। तो ये आज के टॉपिक थे, जैसे हमने आपको बताया, मानसिकता और जैव विकास। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।